पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में और मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। पौष्टिकता हेतु सूखे चारे का यूरिया उपचार। आम के बाग में कीट नियंत्रण पर एक जानकारी। सरवेरा की फसल में समसामयिक प्रबंधन। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं का भूसा और धान के पुआल की काफी अधिकता होगी और इस पुआल या भूसे को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही एवं सुरक्षित रखने हेतु इसे यूरिया उपचार विधि के द्वारा पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीद कर प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाएं? तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है यह यूरिया उपचारित चारा? कैसे इसको उपचारित करना है? इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक चारा की प्रमुख समस्या है, बल्कि उपलब्ध चारा सूखा, रेशेदार और निम्न कोटि का होने के कारण पशु पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, पुआल, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी तो पूरी कर देते हैं,
परंतु एक तो दूर दराज के गाँव में इसके मिलने की संभावना कम होती है और दूसरा यह महंगा बहुत होता है, जिससे पशुपालक इसको कम मात्रा में ही पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इसके लिए पुआल, भूसा या अन्य किसी सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसे उपचारित चारे को पशुओं को खिलाने पर उसके पेट के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि पुआल या अन्य सूखे चारे को ऐसे ही पशु को खिलाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं है, लेकिन यदि उसी चारे को यूरिया उपचारित करके पशुओं को खिलाते हैं तो उसकी पाचनशीलता दुगनी हो जाती है। तो आइए अब यह जानते हैं कि पुआल या अन्य सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें। तो इसके लिए यूरिया के 4% का घोल तैयार करते हैं और पुआल को एक तह के रूप में बिछाते हैं, उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, फिर एक तह लगाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह 6 से 7 तह बनाते हैं और छिड़काव करते रहते हैं। एक औसत मानकर चलिए कि 100 किलोग्राम पुआल के लिए 60 लीटर पानी का घोल पर्याप्त होता है। तो घोल के छिड़काव की यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तब उसे 45 से 50 दिनों तक ढक देते हैं। 45 से 50 दिन बाद प्लास्टिक हटा देते हैं। उसके बाद आवश्यकतानुसार पुआल निकालकर उसे 5 से 10 मिनट खुले में रखें, जिससे उसमें अमोनिया गैस की गंध कम हो जाए। मशीन से काटकर जैसी जैसी जरूरत होती है अपने पशुओं को खिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जैसे कि 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, जिस पशु की उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर है, उन्हें अगर उपचारित चारा खिलाते हैं तो अतिरिक्त दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने इस प्रक्रिया को देखा, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें यूरिया के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे में या हरे चारे में मिलाकर खिलावे। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु गुड़ की गंध के कारण चारे को आसानी से खा लेते हैं। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। पशुपालक भाइयों, एक बार में कम से कम 1000 किलो चारे का उपचार करना चाहिए। अधिक मात्रा के कारण चारे की मात्रा की तुलना में खुली सतह क्षेत्र कम होता है, इसलिए अमोनिया गैस की हानि कम होती है। यूरिया उपचार से पोषक तत्वों में वृद्धि इस प्रकार है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे का उपचार कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं एवं इससे बछड़े बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है व दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। आम भारत की मुख्य फल वाली प्रजाति है जो किसानों की आय का अच्छा स्रोत है। तो जैसा कि नवंबर का माह चल रहा है और इस माह में आम के बागों में 2 विनाशकारी कीट गाल मीज एवं कढ़ी कीट का प्रकोप देखा जाता है, परंतु जानकारी के अभाव में ज्यादातर किसान इनका सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जबकि थोड़ी सी सावधानी रखकर इन कीटों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। परंतु कैसे, इसकी जानकारी दे रही हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि आम के बाग में आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या तैयारियां करनी है कीट प्रबंधन नीति अपनाने के लिए।
तो अगर आम की बातें करें तो आम में इस समय आपने देखा होगा कि शाखा गांठ कीट का प्रकोप कहीं कहीं पर हो सकता है। शाखा गांठ कीट आप जानते होंगे कि गांठें पड़ जाती हैं, जिसे हम गॉल कहते हैं, और वो शंकु के आकार के होते हैं। और इससे होता ये है कि आगे आने वाली जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, नई पुष्पकलिकाएँ आने वाली होती हैं, वो शाखा गांठ की वजह से नहीं आती हैं। तो जिस हिसाब से हमारे वातावरण में बदलाव आ रहा है, इस समय वो शाखा गांठ कीट की आपको दिखाई देने की संभावना है। तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप जो है उन शाखा गांठों को आप प्रूनिंग कर दें, उनकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई करने से और उनको उसके बाद में जलाना भी होगा, ताकि जो कीड़ा उसके अंदर है उससे आपकी फसल का नुकसान ना हो पाए। दूसरी बात ये कि जब आप कटाई छटाई करेंगे तो निराई गुड़ाई का भी प्रबंधन कर दें। इस अवस्था में अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं तो 2-3 बातें बहुत अच्छी होती हैं। ज़्यादातर कीड़ों की इस समय अंड अवस्था या प्यूपा अवस्था आ जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कीड़े मकड़े हुए, छिपकलियाँ हुई, ये सब थोड़ा सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं। तो इनकी जो निष्क्रिय अवस्था होती है वो अक्सर मिट्टी में होती है। अगर हम जुताई करा दें अपने बागों में तो वो जितने भी प्यूपल अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में जो कीड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जितने भी बगुले हुए और कुछ कीट भक्षी चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षी होते हैं, वो उनका भोजन करते हैं। एक जो कीड़ा दिसंबर में सक्रिय होगा वो है कड़ी कीट आम का। आम का कड़ी कीट आपको पता है कि ये ज़मीन के अंदर रहता है, वहाँ से अंडे देने के बाद में धीरे धीरे ये चढ़कर पेड़ पर पहुँचता है, और ये 15 दिसंबर के बाद सक्रिय होना शुरू हो जाता है। हालांकि वातावरण बदलाव के कारण इसका कई बार जो निकलना होता है वो जनवरी में होता है, पर अगर आप देखें तो 15 दिसंबर तक ही हम डेट मानते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, एक तो आप साफ़ सफाई आप अगले महीने और इस महीने से शुरू कर ही देंगे। दूसरा, 15 दिसंबर तक आप अपने पेड़ के चारों तरफ पॉलीथीन की शीट बांधेंगे। 25 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन शीट ले लें और छाल को थोड़ा सा खुरच लें ताकि उसकी सतह चिकनी हो जाए। और उसके बाद में उसके दोनों तरफ जब पॉलीथीन शीट चिपकाएंगे, आप लगाएंगे, रस्सी की सहायता से बांधेंगे, तो उस पर आपको ग्रीस यानी कि चिपचिपाने वाला एक पदार्थ आपको लगा देना है, ताकि जो कड़ी कीट के निम्फ जो बच्चे हैं छोटे छोटे होंगे, जो कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं, जब उसके ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, चिपक जाएंगे। और थालों के आसपास और अच्छे से निराई गुड़ाई करें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कड़ी कीट की समस्या आपको बहुत हद तक आप दूर कर सकेंगे, और आगे आने वाले समय में जब बौर आएगी तो उसमें आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कई वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत झरबेरा फूल की खेती करके उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं।
तो किसान भाइयों, केवल इसकी रोपण कर देने मात्र से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग अनुसार आपको फूल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक करना होगा, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई, तापक्रम के सही नियंत्रण के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूल की प्राप्ति, रोग कीटों का प्रकोप इत्यादि समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि झरबेरा फूल की खेती के लिए हानिकारक होगा। अतः किसान भाइयों, झरबेरा के फूल की खेती में कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं जिससे गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इस सब पर अपने अनुभवों को बता रही है ग्राम मीरपुर, जिला हरिद्वार की प्रगतिशील महिला किसान रवि कांता। पुश्तैनी जमीन पर अपने 2 पॉली हाउस लगाए हुए हैं। 2000 वर्ग मीटर में ये पॉली हाउसेज लगे हुए हैं। हाउसेज पॉली शीट से बनाया गया है। इसके लिए टेक्निकल आदमी यूज किए जाते हैं और इनकी कंपनी है जिनसे हमने कांटेक्ट करा था, और इसमें एल्यूमिनियम के पिलर बेस लगे हुए हैं, पॉली शीट लगाई हुई है ताकि धूप और बारिश और सर्दी से बचाव हो सके। और इसके बाद हमने ये जो बेड बनाए हैं, इनको बेड तैयार करने के लिए भी एक अलग से लेबर लगाई गई। उन्होंने मिट्टी तैयार की, उसमें कच्चा खाद, नीम की खली और ह्यूमिक एसिड वगैरह डालने के बाद हमने इन बेड को तैयार किया, जिनकी ऊंचाई जमीन से 1.5 फीट ऊंची और चौड़ाई जो है वो 2 फीट रखी गई। उसमें प्लांटेशन के लिए बाहर से पौध मंगाई गई। पौध जो थी वो बेंगलोर से मंगाई और वो डिब्बे में आई और उसकी जो लंबाई थी वो 2 इंच के लगभग थी। तो उस पौधे को लगाने के लिए 2 इंच वाले पौधे को लगाने के लिए ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत थी। तो उस मतलब 6 इंच में पौधों को जड़ जमाने के लिए उसमें हाथ से ही पानी की सिंचाई की गई कि जिसमें जम जाए तब तक। तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक हाथ से ही पानी दिया गया। ड्रिप, जमीन में नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप हम देख लेते हैं कि जब उसमें नमी की ज़रूरत है तो हम उसमें ड्रिप लगा दें, जिससे हम समय समय पर इसमें नमी बरकरार करने के लिए पानी देते रहते हैं। अधिक गुणवत्ता के लिए एक तो हम पोषक तत्वों को उसमें मिलाते हैं, उसमें 20-20-20, 13-0-45 और उसमें हम मैग्नीशियम डालते हैं। समय समय पर उसमें हम इसमें केंचुए की खाद भी मिलाते रहते हैं ताकि पौधों को उनकी पोषक तत्व मिलते रहें। निराई गुड़ाई के लिए तो समय समय पर हम उसको लगभग रोज ही हमें ये देखना पड़ता है पौधे को हमारी बराबर उसको जल वायु मिलती रहे, तो उसके लिए हम हाथ से निराई का दूरी बनाए रखें। बीमारियां ना आए या बीमारी आने पर इसमें अक्सर बीमारी जो है फंगस आ जाती है। इसको रोकने के लिए हम बावस्टीन का समय समय पर स्प्रे करते रहते हैं। व्हाइट फ्लाई आती है और एक वो माइट आती है। किसान भाइयों, यदि इन कीटों के नियंत्रण की बात करें तो आपकी फसल में यदि माइट का प्रकोप है तो इसके नियंत्रण के लिए 0.1% डाइकोफॉल का छिड़काव करें। यदि आपकी फसल में सफेद मक्खी, माहू या ट्रिप्स का प्रकोप है तो इनके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। तो 2 महीने बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फूल अधिक चौड़ाई पे आने के स्टैंडर्ड पे आने के लिए उसकी हम डीबडिंग कर देते हैं ताकि फूल की गुणवत्ता अधिक अच्छी बनी रहे। जब हमारा उत्पादन शुरू हो जाता है तो हम उसको तोड़ने लगते हैं। तो उसके तोड़ने के लिए हमारे फूलों का जो चौड़ाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर हो, पौधे को पकड़ के कि हमारा पौधा हिल ना जाए। और उसके बाद हम उसको पैक करते हैं। एक डिब्बे में लगभग 500 फूल लगाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको डिब्बों में पैक कर देते हैं। वो हमारा मंडी में जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इस दूसरे तीसरे दिन फिर हम यही क्रम को दोहराते हैं। 1 महीने में लगभग 25-26 बार हम ये तो फूलों को तोड़ते हैं और फिर हम अपने मार्केट में उसको पैकिंग के बाद मार्केट में भेजने लगते हैं। इसकी मंडी जो है हमारी गाजियाबाद मंडी है, वहाँ पर हम अपने विभिन्न सप्लायर्स को देते रहते हैं। यदि हम देखरेख को नियमित रूप से अच्छी तरह से करते रहें तो हमारी जो ये लगाई है पौध की लगाई है ये लगभग 4-5 साल आराम से चलती है। बकरी पालन लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा अपनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे बकरी पालक भाई इस व्यवसाय से वो लाभ नहीं ले पाते जो कि उन्हें मिलना चाहिए।
जब हमने इसके कारणों पर गौर किया तो पता चला कि हमारे किसान भाई बकरी पालन परंपरागत तरीके से ही करते हैं। वे इनके आवास एवं आहार का प्रबंधन मौसम अनुरूप नहीं करते हैं, जिस कारण बकरियां अनेक रोग व्याधियों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे बकरी पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो बकरी पालक भाइयों, आप भी बकरी पालन करते हैं तो इस व्यवसाय से वांछित लाभ लेने के लिए शरदकालीन समय में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गरीबों की गाय यानी कि बकरी की। अब हम बात करें बकरियों से अधिक दुग्ध एवं मांस उत्पादन प्राप्त करने के लिए। वर्तमान में सर्दियों के समय में सर्दी बहुत अधिक है, तो बकरियों के बाड़े में किसी अलाव को जलाकर बाड़े का तापमान बढ़ा सकते हैं। बकरियों के बाड़े को शाम के समय पर्दों से ढक दें, उनकी खिड़कियों को उचित प्रकार से बंद कर दें जिससे कि ठंडी हवा बकरियों के बाड़े में ना जाए, और सुबह के समय उन पर्दों को उठा दें जिससे कि बकरियों के बाड़े में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे अमोनिया आदि बाहर निकल जाएं। और बकरियों के बाड़े को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को सफाई करना चाहिए जिससे कि उनमें साफ स्वच्छता बनी रहे, उनमें कोई जीवाणु विषाणु की वृद्धि ना हो। उसके साथ बकरियों के चराने के लिए उन्हें एक ही निश्चित स्थान पर न ले जाकर भिन्न स्थानों पर घुमाना चाहिए जिससे कि बकरियों को उचित मात्रा में संतुलित चारा और घास मिल सके। उसके साथ साथ एक ही स्थान पर यदि बकरियों को चराने के लिए ले जाया जाता है तो उनमें पिछले सीजन की या पिछले समय की जो बीमारियां हैं, जो कि घास और झाड़ियों के पत्तों पर जिनके कीटाणु लगे रहते हैं, वो बकरियों के अंदर जा सकते हैं जिससे बकरियों में इस वर्तमान सीजन में भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अतः बकरियों को नए स्थान पर चराने के लिए लेकर जाएं और उसके साथ साथ बकरियों के पीने के पानी का भी ध्यान रखें। उन्हें किसी गंदे पानी के गड्ढे से पानी ना पीने दें। उनके लिए पानी के अच्छे साफ स्वच्छ स्रोत की व्यवस्था करें। उसके साथ साथ शाम को घर पर लाने के बाद आप ध्यान रखें कि उन्हें कुछ मात्रा में बरसीम भी दें जो कि वर्तमान समय में सर्दियों के समय में उपलब्ध है। उसके साथ साथ प्रति बकरी की दर से करीब 100 ग्राम दाना प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाली बकरियों को 200 ग्राम दाना प्रतिदिन की दर से दें। दाने में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं, बाजरा, गेहूं का चोकर और खली जिसमें मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली आप दे सकते हैं। इन सभी को मिलाकर बकरियों का एक संतुलित पोषक आहार बनाया जा सकता है। बकरियों में कुछ विशेष बीमारियों का भी प्रकोप इस सर्दी के सीजन में होता है जिनमें सबसे प्रमुख PPR नामक बीमारी है जिसे साधारण भाषा में बकरी का प्लेग भी बोलते हैं। इस बीमारी में बकरियों में मृत्यु दर अत्यधिक होती है एवं कभी कभी इलाज न होने की स्थिति में एक समूह की सभी बकरियां भी मर सकती हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में बकरियों में अत्यधिक मात्रा में दस्त लगना, उनको ठंड लगना और बकरियों की दस्त में खून का आना, उसके साथ साथ बकरियों के बच्चों में विशेष रूप से उनकी अति शीघ्र मृत्यु हो जाना प्रमुख है। इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा साधन है इस बीमारी का टीकाकरण। इस बीमारी के टीकाकरण में अभी वर्तमान में सर्दियों के मौसम में बाजार में उपलब्ध PPR के टीके लगाना चाहिए। इसमें टीके की 1 ml मात्रा स्किन के या त्वचा के नीचे सबकट रूप में लगाई जाती है जिससे कि 1 साल तक इस बीमारी से बचाव होता है। इन सभी बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों की बकरी उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है,
जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है दुधारा सिद्धार्थ नगर के राम प्रवेश यादव ने। आपने देर की दशा में आलू की बुआई पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेत के लिए देखिए, ये तो कंद वाली फसल है, इसकी जमीन हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, तो कम से कम एक बार मिट्टी पलटने वाले नागर से जुताई करना चाहिए और 2-3 बार जो है कल्टीवेटर से किसान भाई जुताई कर लें। और जैसा आपने ये रिच फार्मर्स देखे हैं, ये इसमें अगर हम मजदूरों के द्वारा मेड़ बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए आजकल वन फार्मर, जिसको रिच फार्मर भी आप कह सकते हैं, ये आ गए हैं जो ट्रैक्टर से भी चलते हैं और बैलों से भी चलते हैं। तो इस तरह से अगर रिच फार्मर मिल जाए तो ये कृषि अभियंत्रिकी विभाग है संभागी, वहाँ को उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें जो है करीब 4-5 घंटे में 1 हेक्टेयर का ये मेड़ बन जाती है। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि वो प्रमाणित बीज ही लें। वो जो शासकीय उद्यान रोपड़ी हैं छत्तीसगढ़ में जितने सभी रोपड़ी में उपलब्ध रहता है, वहाँ से किसान भाई लें। बीज के लिए जैसे ये हमारी कुफरी पुखराज वैरायटी है, भाई लें और उन्हीं को लगाएं। जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी अशोका है, कुफरी जवाहर है, इस तरह के कुफरी सतलज है। 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल लगता है इसको लगाने के पहले, क्योंकि इसमें कई भांति की बीमारियां आ जाती हैं। इसके माध्यम से घोल बना लें किसान भाई और उसमें जो है 1 घंटे तक डुबो लें घोल में और इसके बाद उसको सुखाने के बाद बुआई करें। अगर किसान भाई दूसरे दिन बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा होगा। और यदि बहुत बड़ा साइज का आलू है 100 ग्राम 200 ग्राम तो उसको 2 भाग में काट लें किसान भाई। और ध्यान दें किसान भाई, अंकुरित बीज ही लगाएं जिसमें आंखें उभर गई हैं, तो उसमें जल्दी अंकुरण बाद में आएगा। और 100% और आलू लगाने के लिए 40 ग्राम की बीज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे होंगे, जो हमारे बड़े आलू हैं उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रख रहे हैं और जो छोटे हैं उसका 15 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रख रहे हैं। और इसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।